कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। आज सभी मेरे प्यारे बच्चों को टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा सिर्फ आपसे मेरा आशीर्वाद आपके लिए यही है, सिर्फ आप जीवन में सफल हों और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपने जीवन को, अपने भविष्य को सफल बनाने की कोशिश करें। और जीवन में सफलता तभी मिल सकती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपना जो भी 24 घंटे का आपके पास टाइम है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें। जो स्टूडेंट अपने टाइम को मैनेज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम का यूटिलाइज करता है तो वो जीवन में सफल 100% होता है। अब जो बच्चे अपने काम के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति तैयारी नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा उसमें लापरवाही दिखाते हैं, उनके सामने ये समस्या हमेशा आती रहेंगी। और जो बहाना बनाते हैं कि मैं आज नहीं होगा कल कर लेंगे, ये वीडियो आज नहीं देखी कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, मेरे सामने तो ये समस्या थी, तो ये समस्या तो जीवन भर ही रहेंगी आपके साथ। अगर आप आज नहीं पढ़े तो ये लगा लो आगे जो समस्या आपके घर में आपके साथ अब जो जुड़ी हुई है, ये समस्या ही आपके लिए 4 गुनी बढ़ जाएंगी आने वाले टाइम में। अगर आप ये सोच के तैयारी करोगे अब जो समस्या हमारे साथ अब है, अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो ये समस्याएं आने वाले टाइम में कम नहीं होंगी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। तो मेरा सिर्फ अपने सभी बच्चों से ये अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इतनी मेहनत करें कि जिससे कि तुम्हारा भविष्य सफल हो। आप जॉब पर जाएं, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिले और आपकी जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है वो दूर होए और जो भी आपके सामने जीवन कोई समस्या आती है, कहीं तूफान आता है तो उससे आप टक्कर लेने के लिए, उससे सामना करने के लिए आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि और वो पावर आएगी कहां से? जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। क्लियर? तो अब चलिए आप अब विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, आप विविध एक्सप्रेस क्लास को लास्ट तक वॉच करना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो विविध एक्सप्रेस की क्लास है ये आपको कहां से कहां तक पहुंचा देगी। जीएस के लिए आपके लिए बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए आप, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो देखकर बताएं। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह कौन सा तत्व है? थोड़ा बड़ा कर देता हूं, देखिए आप, अब आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है अब नहीं? ठीक है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह कौन सा है? क्लोरीन है, आयोडीन है, हीलियम है या नाइट्रोजन है? तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, जिन बच्चों ने साइंस को अच्छे से पढ़ रखा है, ये सिर्फ आपके लिए विविध एक्सप्रेस की क्लास जो चल रही है एनालिसिस के लिए और आपको प्रैक्टिस कराने के लिए क्लास है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसमें बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों लगाइए आप इसमें आंसर आएगा हीलियम। लिखिए आप सभी हीलियम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए आप और क्वेश्चन को देखिए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन है, निद्रा के दौरान मनुष्य का जो रक्तचाप है, जो ब्लड प्रेशर है, वो घटता है, बढ़ता है या स्थिर रहता है या बढ़ता घटता रहता है? तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड से लगाएं इसका आंसर क्या आएगा। बढ़ेगा, घटेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? घटेगा। क्या होता है? सो निद्रा के दौरान मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। क्लियर? तो मेरे प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने देखिए आप, किसी वृक्ष की आयु की गणना की जा सकती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखकर बताएं आराम से। किसी वृक्ष की आयु की गणना की जा सकती है शाखाओं की संख्या द्वारा, उसकी ऊंचाई द्वारा, तने के गहरे घेरे द्वारा और वलयाकार छल्लों की संख्या द्वारा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे पैचा आप लगाओगे आप रिंग, जो प्लांट के अंदर जो रिंग होते हैं, जो उसके छल्ले होते हैं घेरे, उनको काउंट कर उनकी एज को हम उनकी काउंटिंग गणना कर सकते हैं। नंबर 4 इसका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो मेरे पैचा नेक्स्ट देखिए आप, किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने और आयोग बोर्ड इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में।
तब मेरे प्यारे बच्चों देख कर बताएं किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है। इस क्वेश्चन का सीधा मतलब है आपको ये बताना कि कृषि क्षेत्र में कौन से प्रकार की बेरोजगारी देखी जा सकती है। इस लाइन का मतलब ये है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अस्थायी नंबर 1, नंबर 2 संरचनात्मक, नंबर 3 मौसमी, नंबर 4 प्रच्छन्न बेरोजगारी। तब मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप कृषि क्षेत्र में कौन से नंबर की बेरोजगारी, कौन सी बेरोजगारी देखी जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। तब प्रच्छन्न बेरोजगारी कैसी बेरोजगारी होती है? मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप प्रच्छन्न बेरोजगारी कैसी बेरोजगारी होती है? तो इसका मतलब क्या होता है? कृषि क्षेत्र में जो मजदूर लोग लगे हुए होते हैं, अगर कृषि की फसल के बीच में से उनको हटा दिया जाए तो कृषि के टोटल उत्पादन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लोग बेरोजगार हो जाते हैं लेकिन टोटल उत्पादन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उस पर कोई उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। अब से पहले एक विविध एक्सप्रेस की क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, यानी कि बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी? व्यापार मंदी के समय जो बेरोजगारी है उसे कौन सी बेरोजगारी कहते हैं? मैंने आपको वो क्वेश्चन अलग बताया था, उसे भी आप वहां से वॉच कर सकते हैं। अब प्रच्छन्न लिखा है तो आपको कृषि फील्ड लगाना है, और व्यापार मंदी के समय आए तो आपको व्यापार की मंदी का बेरोजगारी बतानी है। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, भारत में मात्रात्मक उधार कंट्रोल का एक साधन है। भारत में मात्रात्मक उधार कंट्रोल का एक साधन है। तब मेरे प्यारे बच्चों इन 4 में से क्या आएगा? खुला बाजार कार्रवाई, उधार राशनिंग, रिजर्व अनुपात में परिवर्तन या बैंक दर नीति। तब मेरे प्यारे बच्चों देख कर बताइए आप। थोड़ा सा यहाँ परेशानी आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास में इन क्वेश्चनों में हो रही है, सिर्फ उसका रीजन ये है कि आपने इकोनॉमिक्स की जो क्लास है, इकोनॉमिक्स जो टॉपिक है उसको प्रॉपर तरीका से टॉपिक वाइज नहीं पढ़ रखा है, इसलिए इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हर बच्चे को आती है। और बहुत बच्चे जो जनरल कंपटीशन की लाइन में लगे हुए हैं वो इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को छोड़कर चलते हैं। क्यों? क्योंकि एक बोरिंग टॉपिक है, थोड़ा सा हार्डली कंसेप्ट क्लियर करना होता है, तो इसलिए इस पॉइंट को छोड़कर चलते हैं। अगर 50 नंबर की जीएस में इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन आ गए तो 2 या 3 ही ठीक हो पाते हैं, 1 या 2 ही। क्लियर? ज्यादातर मोस्टली गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर बैंकिंग से करंट के क्वेश्चन आते हैं वो याद है तो वहां से बैलेंस बढ़ जाता है। अगर फिक्स का वहां क्वेश्चन आता है जैसे ये फिक्स का रखा हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चों गलत होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें आपका आएगा रिजर्व अनुपात में परिवर्तन, रिजर्व अनुपात में परिवर्तन। इसका आंसर आएगा रिजर्व अनुपात में परिवर्तन, ये आप लिखोगे आप। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत बढ़िया पॉइंट आपके सामने। हस्तक्षेप एक लक्षण है समाजवाद का, साम्यवाद का, पूंजीवाद का या मिक्स इकोनॉमी का। इन 4 में से आप देख के बताओगे हस्तक्षेप एक लक्षण किसको यहां पर इंडिकेट कर रहा है? इन 4 में से समाजवाद को, साम्यवाद को, पूंजीवाद को, मिक्स इकोनॉमी को। अब यहां पर आपको एक प्रॉब्लम और आ रही है, जब आपको इनकी परिभाषा ही नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को आंसर लगाओगे किस तरीका से? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इकोनॉमिक्स की जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो शब्दावली होती है, उनका आपको अच्छे से अध्ययन करना है, उनका मतलब आपको पता होना चाहिए, तब आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी होती है। जिसको इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी अच्छे से एक्सप्लेन होती है, जिस बच्चे को, उसे कहीं भी इकोनॉमिक्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। अब पूरी इकोनॉमिक्स जो है वो सारी शब्दावली पर टिकी हुई है, अगर आपको उस वर्ड का एक्सप्लेन पता है तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको मिक्स इकोनॉमी का भी पता है, साम्यवाद मतलब पता है, साम्यवाद का मतलब क्या है, पूंजीवाद का मतलब क्या है, तब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन का तब ठीक कर पाओगे आप कि विविध एक्सप्रेस क्लास में मैं चारों की परिभाषा नहीं ले सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। तो इसका आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों पूंजीवाद। क्या आएगा? पूंजीवाद। क्या आएगा? पूंजीवाद। अभी मैं आपको जब इकोनॉमिक्स कराऊंगा तो एक एक की परिभाषा आपको बताई जाएंगे, फिर आपके कभी जीवन में ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यहां पर आपको जरूर प्रॉब्लम आ रही होगी। क्लियर? देखिए मेरे प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट, कितना बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आपने बहुत सदाबहार क्वेश्चन है आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, देखकर आप इसे बता सकते हो आप बिल्कुल। बहुत बच्चे कमेंट स्पीड के साथ इस क्वेश्चन पर कमेंट लगा रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। मेरे प्यारे सत्यमेव जयते जो शब्द है ये कहां से लिया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो 4 ऑप्शन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मनुस्मृति,
भगवत गीता, ऋग्वेद या मुंडकोपनिषद? तो बहुत बच्चों ने बिल्कुल मोस्टली 99% मेरे प्यारे बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही लगाया है और इसका आंसर मुंडकोपनिषद है। मुंडकोपनिषद है। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, इसका मतलब है यानी कि मुंडकोपनिषद। अगर मैं यहां पर एक क्वेश्चन और बना दूं आपके लिए, मुंडकोपनिषद कौन से वेद का उपनिषद है? कौन से वेद का उपनिषद है? कौन से वेद का उपनिषद है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, यानी कि अथर्ववेद का है। कौन से वेद का है? अथर्ववेद का उपनिषद, अथर्ववेद का उपनिषद। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। अगर आपको जीएस की परीक्षा पास करनी है तो आपको प्रॉपर टॉपिक के कंटेंट पे जाना पड़ेगा। जो आपका बेस होता है सब्जेक्ट का वो आपको अच्छा सा करना पड़ेगा, चाहे वो उसे बुक से करो या आप साइट से करो या आप कहीं से भी करो आप। तो जब तक आपका सब्जेक्ट तैयार नहीं है तब तक आप ऐसे इकोनॉमिक्स जैसे क्वेश्चनों को ठीक करने में आपको इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलेगी। क्लियर? देखिए मेरे प्यारे बच्चों आप, बढ़िया क्वेश्चन। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों देख कर लगाएं, आराम से लगाइए कौन सा इसका आंसर आएगा। बताइए आप, भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या आपसे पूछा जाएगा? डाक और तार, रेलवे, बैंकिंग, नौ परिवहन। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों लगा दिया रेलवे। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्योग, सबसे बड़ा राजस्व किससे मिलता है? रेलवे से मुनाफा सबसे ज्यादा होता है। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए आप, किस प्रकार की प्रतियोगिता में सीमांत आय वक्र और औसत इनकम वक्र के साथ संपाती होता है? अब ये क्वेश्चन आपके लिए इतना हार्ड है, बहुत ज्यादा मोस्टली है, क्योंकि ये क्वेश्चन हार्ड इसलिए रखा है कि आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स के ऐसे ऐसे सब्जेक्ट के जो उनके टॉपिक है उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों का इकोनॉमिक्स की तरफ ध्यान नहीं होता है और वहां से उसके क्वेश्चन गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो एसएससी आयोग आपका परीक्षा लेगा तो वहां पर वो एसएससी आपसे इकोनॉमिक्स के 7-8 क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है जहां आपको प्रॉब्लम आ सकती है। किस प्रकार की प्रतियोगिता में सीमांत आय वक्र और औसत आय वक्र के साथ संपाती होता है? तब मेरे प्यारे बच्चों इन चार में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आएगा? ज्यादातर मोस्टली बच्चे इसको गलत कर रहे हैं, सही नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन का आंसर। इसमें मेरे प्यारे बच्चे आएगा पूर्ण प्रतियोगिता। क्या आएगा? पूर्ण प्रतियोगिता इसमें आएगा, पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 10, देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, पहले आप एक क्वेश्चन को पढ़िए आप। किसने कहा था कि संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांक भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी कराती है? क्लियर? तो ये चार व्यक्तियों के यहाँ नाम लिखे हुए हैं, श्री BN राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मेरे पैसे इसमें आंसर आएगा श्री BN राव, BN राव, BN राव, इसका आंसर BN राव आएगा। क्या आएगा? BN राव। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चे आप, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन को आराम से पढ़िए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है। केंद्रीय सरकार योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच समन्वयकर्ता के रूप में कौन सी एजेंसी काम करती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या अंतरराज्य परिषद। अंतरराज्य परिषद, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देख कर, अंतरराज्य परिषद भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, राष्ट्रीय विकास परिषद भी मैंने आपको कई बार पढ़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों देख कर बताएं आप इनमें कौन से आंसर लगा सकते हैं स्पीड के साथ। इसमें मेरे प्यारे आएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगर आपके इसके ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसके डिटेल में जाओगे तो थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है मेरे प्यारे बच्चों, लिख सकते हो आप, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो 6 अगस्त 1952 में है, 6 अगस्त 1952। हर क्वेश्चन की डिटेल नहीं हो सकती क्योंकि वीजा एक्सप्रेस में इतना टाइम मिलता नहीं है, उसके लिए आपको प्रॉपर टॉपिक पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर है। 6 अगस्त 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद। क्लियर? अब यहाँ बात हो रही है योजना आयोग।
योजना आयोग का गठन कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? आइए उसी पॉइंट पर आऊंगा मैं, आप समझना अभी। 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। अब आपसे यहां पूछा जा रहा है कि योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है। योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? देश के लिए 5 वर्ष की प्लानिंग तैयार करना होता है। देश के लिए 5 वर्ष की योजना कौन तैयार करता है? योजना आयोग तैयार करता है। अब इसने तो 5 वर्ष की प्लानिंग तैयार करके पूरा बंडल बांधकर पूरा फाइल बनाकर दे दिया। किसको दे दिया? राष्ट्रीय विकास परिषद। जो देश के लिए 5 वर्ष की प्लानिंग बनती थी वो फाइल फिर किसके पास आती थी? राष्ट्रीय विकास परिषद के पास आती थी। अब राष्ट्रीय विकास परिषद उस पर अंतिम मोहर लगाता है, उसका प्रारूप तैयार करता है, अंतिम निर्णय इसका होता है। इसका मुख्य कार्य भी आप लिख सकते हो, कार्य लिखने पर भी बात समझ में आ जाएगी इसका मतलब क्या होता है। 5 वर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना, यह इसका मुख्य कार्य है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य 5 वर्षीय योजनाओं का सर्वे करना, 5 वर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना या उनका सर्वे करना। मेरे प्यारे बच्चों, किसका मुख्य कार्य है? राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है। और देश के लिए 5 वर्ष की प्लानिंग तैयार कौन सा आयोग करता था? योजना आयोग। यही प्लानिंग तैयार की है इसने और अंतिम सर्वे किसने किया? राष्ट्रीय विकास परिषद। और दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के जो मेंबर होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज वर्तमान में योजना आयोग नहीं है, इसके स्थान पर एक नया आयोग बनाया गया है, नीति आयोग, जो देश के लिए 1-1 वर्ष की प्लानिंग तैयार करता है। नीति आयोग, जिसके वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। उस टाइम उसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने? मेरे प्यारे बच्चों, अरविंद पनगड़िया। अब इस पॉइंट को दोबारा से पढ़ सकते हैं आप। क्या लिखा हुआ है? केंद्रीय सरकार, योजना आयोग, राज्य सरकार। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री, योजना आयोग राज्य सरकार के बीच समन्वयकर्ता के रूप में कौन सी एजेंसी काम करती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या लगाओगे? राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग ने, नीति आयोग ने जो प्लानिंग तैयार की उस पर अंतिम सर्वे अनुमोदन उसका कौन सी संस्था करती है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, योजना आयोग का भी प्रधानमंत्री होता है और नीति आयोग का भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करें, या इसका ये जो वित्त आयोग है इसको भी आप पढ़ सकते हैं। कौन से अनुच्छेद में आता है नीति आयोग? वित्त आयोग 280 में आता है। अंतरराज्य परिषद कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 263 में आता है। आर्टिकल नंबर 263 में आपका अंतरराज्य परिषद आता है। और मैंने अंतरराज्य परिषद का जो गठन किया है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये पॉइंट भी मैंने आपको संविधान में सब बता रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप नेक्स्ट देखिए। आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब आपके याद हो गया होगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, योजना आयोग का कब हुआ, दोनों के कार्य क्या है, वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में आता है, अंतरराज्य परिषद कौन से आर्टिकल में आता है, 263 में आता है। तो क्वेश्चन एक नहीं था, कई क्वेश्चन कई बात मैंने आपको यहाँ डिफाइन किए और इनके कार्य मैंने आपको बताएं। ये जब प्रॉपर टॉपिक की तरफ जाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं भी सिर में दर्द नहीं होगा। प्रॉपर टॉपिक पढ़ने ही पड़ते हैं। क्लियर? अगर आपको परीक्षाएं पास करनी है और अपना जीवन सफल बनाना है। मांग अनुदान कब बन जाती है? डिमांड जो होती है, डिमांड कभी कभी क्या, अनुदान, दान, सब्सिडी कब बन जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जब मांग का प्रस्ताव रखा जाए, यह मांग पर चर्चा समाप्त होने के बाद, यह मांग स्वीकार जाने के बाद, या बजट अधिवेशन समाप्त हो जाने के बाद। कोई डिमांड अनुदान कब बन जाती है? जब डिमांड स्वीकार की जाने के बाद। जब डिमांड स्वीकार हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? अनुदान बन जाती है। इसका नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट है। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखोगे आप, बहुत बढ़िया पॉइंट आपके सामने आएगा।
देखिए आप, किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों टाइपिंग स्पीड के साथ करें। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट लगाएं, क्लास को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत वैल्यू रखता है। मैं समझता हूं कि क्वेश्चन हार्ड आए तो आपको डरना नहीं है। आपको क्वेश्चन हार्ड सामने आ रहा है, डरना नहीं है, उसका मुकाबला करना है। क्वेश्चन हार्ड आया है तो किस वजह से आया है, कहां से हमसे गलती हो रही है, क्या वो टॉपिक वो सब्जेक्ट हमने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है। तो आप अपना एनालिसिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। आप बहुत बहादुर हो। अपनी बहादुरी का परिचय आप अपनी बुक को पढ़ने के बाद जॉब लेने पर दिखा सकते हो। आप, यही सबसे बड़ी बहादुरी है मेरे प्यारे बच्चों। आपके सभी के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी बहादुरी है। ज्वाइनिंग लेटर, मुझे आप जितने भी बच्चे क्लास के अंदर क्लास को वॉच कर रहे हैं, मुझे 2020-21 में सभी के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ 8:30 बजे मैं वीर एक्सप्रेस की क्लास लेकर आया हूं और ये क्लास आपकी हमेशा चलती रहेगी जब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथों में न आ जाए। क्लियर? तो मेरे प्यारे देखिए आप, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बहुत सदाबहार क्वेश्चन है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच कौन सी सन में है? 1854 में है। 1854 किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय। और चार्ल्स वुड डिस्पैच शिक्षा समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा। महिलाओं की, लिखिए मेरे प्यारे बच्चों आप, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन को नोट करें। पूरा कंटेंट मैंने आपको इसमें दिया है, पॉइंट मैंने आपको बताए। इतिहास का पॉइंट था, संविधान का भी ये पॉइंट है, बिल्कुल क्लियर हुआ है आपके। ये क्वेश्चन एग्जाम में सदाबहार क्वेश्चन है। कौन से शिक्षा समिति को मैग्ना कार्टा बोला गया है? मैग्ना कार्टा एक मॉडल था, एक प्रस्ताव था, जिसमें सारी जो कभी पहले वो बातें रखी गई थी वो सारी इसमें भी मान ली गई। उसके आधार पर ये मॉडल तैयार हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप नेक्स्ट लिखिए। आप नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। देखिए आप, मुक्तेश्वर मंदिर भारत में कहां पर है? बहुत सदाबहार क्वेश्चन है, कहीं सिर में दर्द करने वाला क्वेश्चन नहीं है। नहीं पढ़ रखा है तो बहुत बड़ी बात है, सिर में दर्द हो गई। अगर नहीं पढ़ रखा है, कभी पहले कहीं प्रैक्टिस नहीं की है तो गलत होगा, और प्रैक्टिस कर रखी है तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल देखते हैं, बता दोगे। मुक्तेश्वर मंदिर कहां से? भुवनेश्वर में स्थित है। कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों? कहां पर है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? ओडिशा की राजधानी है। क्लियर? ओडिशा की राजधानी। क्या भुवनेश्वर में एक मंदिर हो रहा है? कोणार्क, ये लिखा हुआ ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क, कितनी बार मैंने आपको पॉइंट में बता दिए हैं। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। आप कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसका दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? गलत नहीं होना चाहिए, इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा, ये भी आपका कहां पर है? भुवनेश्वर में है। और मुक्तेश्वर मंदिर भी कहां पर है? भुवनेश्वर में है। और भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? ओडिशा की राजधानी है। ओडिशा के वर्तमान सीएम कौन है? ओडिशा के वर्तमान सीएम नवीन पटनायक। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे लिखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, बीजू जनता दल पार्टी वहां बिलोंग करती है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप क्वेश्चन की इंपोर्टेंस को समझिए आप। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं और जिन्होंने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है, स्पीड के साथ कमेंट लगाएं कि सर जी इसके लिए बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो हमारा गलत नहीं होगा। तो बताइए कौन सा इसका आंसर आएगा? पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है, समुद्रगुप्त। अब भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। अब इसका अपोजिट एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कंटेंट में आप बहुत सारे, मैं पॉइंट से पॉइंट आपके लिए जोड़ सकता हूं, बट टाइम की वजह से वीर एक्सरसाइज क्लास में जितना टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं, और सब्जेक्ट को भी बैलेंस बनाना है, तो इसलिए सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीका से पढ़ो तो वीर एक्सरसाइज क्लास सिर में दर्द नहीं करती है। ईरान का नेपोलियन बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया है, नादिर शाह। किसको कहते हैं? नादिर शाह। अब इस पर ही आप कितने क्वेश्चन लिखोगे आप? नादिर शाह भारत कब आया? 1739 में आया। उस टाइम दिल्ली का मुगल बादशाह गद्दी पर कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह भारत से क्या लूट कर ले गया? शाहजहां की गद्दी, तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। तो मेरे प्यारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। क्लियर? तो इनके बारे में आप बहुत कुछ पढ़ सकते
होता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये चंद्रगुप्त सेकंड है। कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड। सबसे पहला विक्रमादित्य कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड है। सबसे पहला विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने की? चंद्रगुप्त सेकंड। इसके दरबार में कौन आया? चीनी यात्री फायान आया। कालिदास भी इसके दरबार में, धनवंतरी चिकित्सक भी इसके दरबार में, अमर सिंह भी इसके दरबार में, वाहरा मीर भी इसके दरबार में। तब मेरे प्यारे जो बहुत सारे कंटेंट हैं, आप कहां तक पढ़ोगे आप? यानी कि जब आप टॉपिक को क्रम से पढ़ लोगे तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बात को मैं बार बार बोलता हूं। एक सब्जेक्ट को आप अच्छे से कंटेंट को क्लियर करो तो फिर आपका जीएस का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर? आगे देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट। देखो क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, बिल्कुल आराम से पढ़िए आप। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। यानी महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवाद कहा जाता है? पंडित रमाबाई, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे, गोपाल हरि देशमुख। तो मेरे पैर से देख कर बताएं कौन सा आंसर बिल्कुल आपका सही आएगा। अब इसमें देखिए आप, बहुत मेरे पैर से नंबर 4 लगा दिया है। गोपाल हरि देशमुख को, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है, लोकहितवादी कहा जाता है। नोट करें आप इसे। हाँ जी, चलो देखिए आप इसमें गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। अब यहां पर एक क्वेश्चन देखिए आप, ये जो एमजी रानाडे है, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। कई बार विद क्लास में क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? एमजी रानाडे को कहा जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके फाउंडर हैं? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट आपके सामने आएगा। देखिए आप, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक पुस्तक का राइटर कौन है? पहले भी विद एक्सप्रेस क्लास में पॉइंट मैंने आपको करा दिया है। और ये आप जानकर क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन अगर दोबारा से आता है तो बहुत सोच समझ कर रखा जाता है। महात्मा गांधी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप नेक्स्ट पॉइंट देखोगे आप, बढ़िया क्वेश्चन है भी आपके लिए। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताइए आप। ये आपके सामने है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे आपके इस क्वेश्चन का वेट है, तो आप सोच समझ कर बताइए आप इसमें कौन सा ऑप्शन राइट आएगा। 2413 3412 4312 4132 देख के बताइए आप आराम से। जिन बच्चों ने इतिहास को ऑर्डर में पढ़ रखा है, सपोज करो चारों की सन याद नहीं है, आपको 2 की भी याद है, तो मेरे प्यारे बच्चे पकड़ जाओगे आप इसको। क्लियर? 2 से भी आप पकड़ जाओगे आप, अगर आपने इतिहास को अच्छे से पढ़ रखा है। इतिहास में तो वही समस्या ज्यादा आती है जहां कालक्रम ऑर्डर में लगा लेता है, वहां समस्या इतनी गंभीर हो जाती है क्योंकि इतिहास प्रॉपर पढ़ नहीं रखा, किसी के बारे में पता नहीं कौन किसके बाद आया, कौन उससे पहले आया, तो वहीं प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इतिहास के अंदर सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने सन की भी होती है। क्लियर? तभी मैं आपसे कहता हूं कि आप विद एक्सप्रेस क्लास को लास्ट तक वॉच किया करो, क्योंकि इसमें मैं इतिहास के क्वेश्चन रखता हूं और उनको अच्छे से कंटेंट को आप कराता भी हूं आपके लिए। क्लियर? तो देखिए आप बताइए, आप मुस्लिम लीग की स्थापना जिसके याद होगा वो लिख देगा 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना कौन सी सन में है? तो मेरे पैर से लगाइए आप कौन सी सन में? 1906। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है। कांग्रेस की स्थापना 1885। तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा, ये इसकी बात करोगे तो 1919 ही आएगा, 1919-20 आएगा। तो मेरे प्यार से 4132 देख लो आप, 4132 ही आएगा। 4132 आप ये लगा सकते हैं, 4132 नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यार से, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए आप। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि लगभग 40% योगदान करती है कुल वाणिज्य फसलों का, कुल चारा फसलों का, कुल खाद्य फसलों का, कुल रोपण फसलों का। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तब मेरे पैर से देख कर बताइए आप, देख कर बताओ क्या आंसर आएगा। स्पीड के साथ कमेंट करें आप, स्पीड के साथ लगाइए, स्पीड के साथ। हाँ जी देखिए आप, कुल चारा फसलों का, इसका नंबर 2 सही है मेरे प्यारे बच्चों। कुल चारा फसलों का आपको ये लगाना है इसमें आंसर। तो नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। हिम और वर्षा के मिश्रण का वर्षण होता है। हिम और वर्षा के मिश्रण
का वर्षण होता है, यानी धूम कोहरा, स्लीट, हिम रेखा या कोहरा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लगाइए आप इसका भी आंसर, इसका आएगा स्लीट। अभी मैं आपके सामने एक एक छोटे छोटे क्लिप लेकर आऊंगा, ज्योग्राफी की भी, हिस्ट्री की भी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस की भी। प्रॉपर टॉपिक तो आपका यूट्यूब पर नहीं हो सकता, इतना टाइम बिल्कुल है भी नहीं, तो मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं कि मैं प्रॉपर टॉपिक आपको यूट्यूब पर प्रॉपर एक से लेकर लास्ट तक बिल्कुल पूरा सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइट के लिए पूरा कंटेंट डाला जा रहा है। तो मेरा सिर्फ आपके लिए मैं छोटी छोटी क्लिप, किसी का कोई पोर्शन कमजोर है, किसी का कोई पोर्शन कमजोर है, तो 20-20, 25-25 मिनट की क्लिप, मैं छोटी छोटी क्लिप आपके लिए लेकर सब्जेक्ट की लेकर आऊंगा जहां आपको प्रॉब्लम आती है। क्लियर? तो मेरे पैचेस का आंसर क्या आएगा? स्लीट आएगा। तो नेक्स्ट देखिए मेरे पैच, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, जल स्रोतों में सुधार के लिए, अधिक बांध बनाने के लिए। तब मेरे पैर से 4 ऑप्शन में बहुत स्पीड के साथ लगाएं, इन 4 में से कौन सा बिल्कुल आपका राइट है? स्पीड के साथ लगाएं, इसका आंसर आएगा क्या? बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया है नंबर 2। नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट है। दूध के उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड का अभियान चलाया गया था। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे, देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जोग जलप्रपात किस नदी के आर पार पाया जाता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है। जोग जलप्रपात, इसका सीधा मतलब ये है, ये जो झरना है, जलप्रपात से मतलब मेरे प्यारे से होता है झरना। क्या होता है? ये बाहुबली मूवी वाला झरना नहीं है, ये जोग जलप्रपात है। और ये भारत के कौन से राज्य में? ये कर्नाटक में। कौन से राज्य में? कर्नाटक में है। और कौन सी नदी का पानी इसमें बहता है? इस झरने में शरावती नदी का पानी बहता है। और इसी झरने का दूसरा नाम है गौरसप्पा, और तीसरा नाम भी मेरे पैचेस का क्या है? महात्मा गांधी। एक एक कंटेंट आपको कराया जाएगा, बस आप क्लास के साथ बने रहिए। अगर आप डेली विद एक्सप्रेस की क्लास को वॉच करते हो आप, तो मेरा आपसे वादा भी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। क्लियर? बस आपको ये इतना जरूर करना पड़ेगा कि एक हर सब्जेक्ट को आप अच्छे प्रॉपर तरीका से आपको उसका गहन अध्ययन करना होगा और विद एक्सप्रेस क्लास के साथ जुटना होगा। आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी एग्जाम में टाइम है, अभी एग्जाम में टाइम आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। लगभग 50-60% आपकी जीएस विद एक्सप्रेस क्लास में बिल्कुल लॉक हो चुकी है, आप उसको अच्छे से वॉच कर सकते हो। आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट आपके सामने आएगा। देखिए आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है मेरे प्यारे बच्चों, देख कर लगाएं, बढ़िया क्वेश्चन एकदम। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से गुजरती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। पैसिफिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से, या हिंद महासागर से, या आर्कटिक महासागर से? तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए स्पीड के साथ, इसका आंसर क्या आएगा? नंबर, यानी पैसिफिक महासागर। क्या आएगा? पैसिफिक महासागर से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अगर मैं पूछा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी होती है? 180 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, डेट लाइन कहते हैं। और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कितनी होती है? 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। अगर आपसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा पूछ ले, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, इसका आंसर क्या आएगा? 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच लंदन। जिन बच्चों के पोर्शन कमजोर हैं तो मैं छोटी छोटी क्लिप लेकर आऊंगा, उनके एक एक पॉइंट बिल्कुल कंटेंट क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। अब नेक्स्ट वीक से आपके लिए मैं एक एक सब्जेक्ट की, किसी दिन कोई से सब्जेक्ट की हो सकता है कि 2 क्लिप डेली लेकर आऊं और उनका टाइम फिक्स कर दूं कि एक क्लिप आपके लिए एक ज्योग्राफी की आ गई, एक साइंस की आ गई, ये कभी एक इकोनॉमिक्स की आ गई। 20-20 मिनट की एक एक टॉपिक उठाया जाएगा, उसको कंटेंट तरीका से अच्छे से आपको करा दिया जाएगा। तब मेरे पैप आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट देखिए आप, निम्न में से कौन सा एक व्रत है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, कर्क रेखा, उत्तर ध्रुवीय व्रत, या विषुवत रेखा, या मकर रेखा। तो मेरे प्यारे बच्चों इन 4 में से कौन सा बिल्कुल सही आएगा? आपसे यहां व्रत पूछा जा रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप, इसका आंसर क्या आएगा?
बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। विषुवत रेखा, जिसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, और इंग्लिश में मेरे प्यारे बच्चे इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी कौन सी है, विषुवत रेखा। जब आप विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इनके बारे में जिनको नॉलेज नहीं है उनको कंप्लीट एक क्लिप के अंदर द्वारा पूरा ग्लोब समझा दिया जाएगा, उसे क्लिप बोलते हैं। तो 15-20 मिनट में पूरी क्लिप कवर हो जाएगी। आगे फिर वो ज्योग्राफी का टॉपिक जो समझ में नहीं आता है तो वो क्लिप भी आपके लिए बिल्कुल मैं लेकर आऊंगा, चाहे वो चक्रवात की है, चाहे वो पृथ्वी की संरचना की है, तूफान की है, या पठार है, या पर्वत है, मैदान है, नदी है, छोटी छोटी क्लिप लेकर आऊंगा आपके लिए, वहां आपके पॉइंट कवर हो जाएंगे। बट प्रॉपर टॉपिक नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके लिए टाइम बहुत कम है। समुद्र के ज्वार भाटा में होती है, समुद्र के ज्वार भाटा में होती है जलीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा। उपरोक्त में तीनों रूपों का संयोजन। मेरे पैर देख कर बताएं, स्पीड के साथ कमेंट करें इसमें आंसर क्या आएगा। तो स्पीड के साथ लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा। लगाइए आप। गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा, बहुत मेरे प्यारे बच्चों लगा भी दिया है, गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा, इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ब्लड के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक सेल्स कहा जाता है। तब मेरे प्यारे बच्चों देख कर बताएं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आएगा। और स्पीड के साथ आप इसे लगा सकते हैं आप। श्वेत रुधिराणु, इसको बोलते हैं WBC। क्या बोलते हैं, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस, व्हाइट ब्लड कॉर्पस। एंड WBC बॉडी के अंदर इनका निर्माण कहाँ होता है, इनका निर्माण भी मेरे प्यारे बच्चों बता सकते हैं आप। एंड WBC बॉडी के अंदर, WBC बॉडी के अंदर कहाँ पर बनती है आप मेरे प्यारे बच्चों बता सकते हैं। WBC का निर्माण कहाँ होता है, पलिया में होता है या अस्थि मज्जा में होता है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने बता दिया है पलिया में होता है। और WBC का जो जीवन काल है मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है, 3 से 4 दिन होता है। ये आपकी RBC होती है, RBC, रेड ब्लड कॉर्पस। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसको बोलते हैं बोन मैरो, बोन मैरो, अस्थि मज्जा बोले तो बोन मैरो। और इसका जीवन काल होता है 120 दिन। इसका जीवन काल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 120 दिन। अगर ये RBC पलिया के संपर्क में चली जाए तो RBC मर जाती है। अगर RBC पलिया के संपर्क में चली जाए तो मर जाती है। तो RBC का कब्रिस्तान या RBC का शमशान भी किसे कहते हैं, पलिया को बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके सामने हमेशा एग्जाम में घूमते रहते हैं क्वेश्चन और हमेशा आते हैं। इनकी इंपोर्टेंट की पावर भी बहुत ज्यादा है, नोट कीजिए आप इसको। चलिए आप नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। देखिए आप, मानव में लिंग का निर्धारण होता है मेरे विटामिन्स के द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, हार्मोन्स द्वारा, पोषक तत्वों के द्वारा। तो मेरे प्यारे बच्चों देख कर बताएं इसका आंसर क्या आएगा। स्पीड के साथ अपने कमेंट लगाएं, इसमें आंसर आपका क्या आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बताओगे आप इसमें, यानी कि इसमें गुणसूत्र के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा। अगर मैं यहां पर पूछ लूं आपसे सामान्य मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, सामान्य मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने, 46 गुणसूत्र होते हैं। अब जो आपका मेल है और फीमेल है, मेल के अंदर होता है एक्स और वाई और फीमेल के अंदर होते हैं 2 XX होते हैं। क्लियर। अगर एक्स से क्रॉस होगा तो क्या होगा, फीमेल बनेगा। यहां पर XX इस तरह से, क्लियर, गर्ल्स। अगर वाई और एक्स क्रॉस होगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगा, यहां पर आपका बॉय बनेगा। क्या बनेगा, बॉय बनेगा। यहां पर गर्ल्स बनेगा। ये इस तरह से इनका क्रॉसिंग होती है तो इसमें बताया जाता है। फीमेल में हमेशा XX होते हैं और मेल में क्या होते हैं, X और Y होते हैं। क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने देखना आप। पुरुष में यूरिया बनता है, कितना बढ़िया क्वेश्चन, देख कर बताएं आप। तो स्पीड के साथ
इसकी टाइपिंग स्पीड के साथ करें, बहुत स्पीड के साथ टाइपिंग करें मेरे प्यारे बच्चों। इतना बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, बायोलॉजी में पढ़ा है, विद एक्सेस की क्लास में भी आपको पढ़ा रखा है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। यूरिया बॉडी के अंदर कहां बनता है, इसका मतलब मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां पर होता है, किडनी में होता है, लीवर में होता है, नेफ्रॉन में होता है या मूत्राशय में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने बिल्कुल सही लगा दिया है। नंबर 2 यकृत में होता है, लीवर में होता है। कहां होता है, लीवर में होता है, लीवर में होता है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखिए आप, किडनी की वृक्क की क्रियात्मक इकाई को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हो आप, नेफ्रॉन बोलते हो आप। एग्जाम में बहुत ज्यादा घूमता है, किडनी की फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप नेक्स्ट लिखोगे, आप नेक्स्ट पॉइंट आप इसको पहले अच्छे से नोट कर लो आप। चलिए आप नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपके लिए, बढ़िया क्वेश्चन एक और आएगा, देखना मेरे प्यारे बच्चों। आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए आप, स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण काम है शरीर के अपशिष्ट से मुक्ति करना, शरीर के तापमान को कंट्रोल करना, शरीर के अपशिष्ट को नियंत्रण करना, या त्वचा को लुब्रिकेट करना। तो मेरे प्यारे बच्चों देख कर बताइए, शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना या शरीर के अपशिष्ट से मुक्ति पाना, शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को कंट्रोल करना। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप स्पीड के साथ, इसका आंसर क्या आएगा। लगाइए मेरे प्यारे बच्चों आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने देख के बताओ। शरीर के अपशिष्ट से मुक्ति करना, शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। मेरे पास नंबर सेकंड आपका आंसर बिल्कुल सही है, लगाइए आप नंबर सेकंड, नंबर सेकंड आपका बिल्कुल आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप बढ़िया क्वेश्चन एकदम आपके सामने देखिए आप, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देख के बताइए आप, कॉलिंग बेल में, कंप्यूटर में, मोटर में या धुलाई मशीन में। लगाइए आप स्पीड के साथ, क्या आएगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने देखिए आप, कॉलिंग बेल में, कंप्यूटर में, मोटर में। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने बिल्कुल इसका आंसर लगा दिया है, इसका आंसर बिल्कुल सही है, मोटर में, मोटर में। नेक्स्ट देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। आप बताइए ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना होता है। अगर आपने मुझसे वो सारे पॉइंट पढ़ रखे हैं तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने के लिए, या दिश धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, या प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टा के रूपांतरण करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें आंसर क्या आएगा, प्रत्यावर्ती धारा को कम या अधिक करना, उसका रूपांतरित करना, ये बिल्कुल आंसर इसका सही आएगा। प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, अल्टरनेट करंट के लिए बोलते हैं, अल्टरनेट करंट के लिए बोला गया है। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अंशतः पानी में डूबी हुई छड़ी हुई टूटी हुई प्रतीत होती है, तो इसमें किसका एक उदाहरण है। अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या विवर्तन के कारण, या परावर्तन के कारण। तो मेरे प्यारे बच्चों स्पीड से लगाएं, कौन सा आंसर बिल्कुल आपका सही आएगा, स्पीड के साथ लगाएं। तो इसमें मेरे प्यारे जाएगा परावर्तन के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने 33, द्रवण क्या होता है। वाष्प का द्रव में बदलना, या ताप का ऊर्जा का शीतन ऊर्जा में बदलना, या ठोस का द्रव में बदलना, या गैस का ठोस में बदलना। मेरे प्यारे बच्चों देख कर बताएं इसमें आंसर बिल्कुल कौन सा आएगा। वाष्प का द्रव में बदलना नंबर फर्स्ट ही आपका बिल्कुल राइट है। और मेरे प्यारे बच्चों नंबर 1 को आप राइट कीजिए आप, वाष्प का द्रव में बदलना ही द्रवण कहलाता है। वाष्प का द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है, द्रवण कहलाता है। नेक्स्ट देखिए आप,
फ्लॉपी डिस्क एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। रीड ओनली मेमोरी का ताप ऊर्जा का शीतन ऊर्जा में बदलना, या कैचे मेमोरी का, या सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का। तो मेरे प्यारे बच्चों देख कर बताएं इसका आंसर बिल्कुल क्या आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने इसका आंसर लगा भी दिया है, बिल्कुल इसका आंसर नंबर 4 सही है। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी इसका बिल्कुल ये राइट है। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने देखिए आप। शर्करा और लवण किस प्रकार के यौगिक हैं? दोनों कार्बनिक कंपाउंड हैं या दोनों अकार्बनिक कंपाउंड हैं, या शर्करा अकार्बनिक यौगिक है और लवण का कार्बनिक यौगिक है, या शर्करा कार्बनिक यौगिक है और लवण का कार्बनिक यौगिक है। देख के बताएं, जिनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है तो मेरे पैर से वो लगाएं। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर नंबर 3 आएगा। शर्करा अकार्बनिक यौगिक है और लवण के कार्बनिक यौगिक हैं। क्लियर? नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट देखिए मेरे पैर से आप, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए आप। विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तब मेरे पैसे देख कर बताएं विटामिन ई का रासायनिक नाम इसमें कौन सा आएगा। बहुत बच्चों ने बिल्कुल सही लगा दिया है और बहुत स्पीड के साथ लगा रहे हैं। लगाइए आप। टोकोफेरॉल। तो थायमिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B1। रेटिनॉल किसका है? विटामिन ए। तो आपको 4 कवर करा देता हूं मैं आपको। एस्कॉर्बिक किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी। विटामिन सी लिखिए मेरे प्यारे बच्चे आप। रेटिनॉल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बॉडी में? लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में इसके स्पीड के साथ। इसकी कमी से कौन सा रोग, सी की कमी से कौन सा रोग, और मेरे बच्चों ई की कमी से बॉडी के अंदर, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग आपकी बॉडी में होता है। 4 क्वेश्चन मैंने आपको ये दिए, आप लगाइए इनका आंसर स्पीड के साथ, क्योंकि ये सब मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। जो भी थोड़ा बिगिनर बच्चे जिनके याद नहीं है उन्हें दोबारा से उनको करना पड़ेगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? रतौंधी रोग होता है। और बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है मेरे प्यारे बच्चों? स्कर्वी। विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति कमजोर होती है। प्रजनन शक्ति कमजोर, जिसको हम बांझपन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं। प्रजनन शक्ति कमजोर या बांझपन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कमी हो जाती है। क्लियर? तो थायमिन, ये चारों मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दें, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप, बहुत बढ़िया आपके लिए क्वेश्चन है, नोट करें आप इनको अच्छे से। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी पूरी प्रैक्टिस है, विद एसएससी क्लास पूरी प्रैक्टिस कराती है, आपके मोरल को हाई करती है। देखिए आप ये सोचे करो कि डेली आपका जीएस का तो डेली ही पेपर हो रहा है। आपका जीएस का डेली ही आपका पेपर हो रहा है और 8:30 बजे आप इस पेपर को देने के लिए डेली आते हो। आप जब आप एग्जाम में जाओगे तो वहाँ आपको बिल्कुल भी कोई भी किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होगी, क्योंकि आपके बहुत कुछ वहाँ याद होगा। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे बहुत बिल्कुल आपको डिक्टो दिखाई देगा, अगर आपने मेहनत की है तो। अगर मेहनत नहीं की है, क्लास को अच्छे से वॉच नहीं किया है, क्लास के साथ लास्ट तक नहीं बने रहे हो आप, तो वहाँ प्रॉब्लम आपको आ सकती है। क्लियर? क्वेश्चन है, विश्व में पहले परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए। आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। ब्रिटेन में, जर्मनी में, रसिया में या यूएसए में? यहां पर लगाइए आप यूएसए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? यूएसए। आगे देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट। नीली क्रांति का संबंध किससे है? स्पीड से लगाएं मेरे प्यारे बच्चों आप। नीली क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है, तिलहन उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल सही लगा रहे हैं। इसका आंसर क्या आएगा? मत्स्य उत्पादन। क्या आएगा? मत्स्य उत्पादन। नेक्स्ट देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। देखिए आप थोड़ा सा स्पीड से। वायुदाब मापी रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करती है स्थिर तथा शांत होगा, ठंडा होगा, तूफान आएगा, वर्षा युक्त होगा। अगर वायुदाबी भी जो मापी, जो बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है, अगर अचानक नीचे गिर गया तो मेरे प्यारे बच्चों किसका संकेत है? क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा घुमाया है, आपकी लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाया है, बट क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं। वायुदाबी मापी का मतलब क्या होता है? बैरोमीटर। ये क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक, उसकी रीडिंग, इसमें देखो 3 पॉइंट देखो आप। अगर अचानक नीचे गिरता है, एकाएक
अचानक नीचे गिरने पर संकेत किसका मिलेगा? तूफान आने का संकेत मिलेगा। और धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, ये नीचे नीचे डाउन हो रहा है तो वर्षा का संकेत है। और धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, एक और देखिए आप, धीरे धीरे अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठता है तो किसका संकेत है? मौसम साफ का संकेत है। मौसम साफ का संकेत है। बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अब आप मेरे इस पॉइंट को देखिए, मेरी लाइन में जो मैं बोल रहा हूं उस लाइन को समझिए आप। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक एकदम नीचे गिर जाए तो तूफान का संकेत, और धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा का संकेत, और धीरे धीरे ऊपर उठे तो मौसम साफ का संकेत। और बैरोमीटर से हम क्या काउंट करते हैं? वायुमंडलीय, मेरे प्यारे बच्चों, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। क्वेश्चन की सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज इसने घुमाई है, मतलब सिर्फ वही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यानी प्रॉपर टॉपिक कंटेंट के लिए मैं इसलिए बोलता हूं जिससे कि ऐसे प्रॉपर कंटेंट टॉपिक हो जाएंगे, फिर प्रैक्टिस करोगे तो आपके सिर में दर्द नहीं होगा, क्वेश्चन को आप हल कर जाओगे आप। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा। देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? यह बहुत सदाबहार क्वेश्चन है। ताशकंद समझौते में किसकी मृत्यु हो गई थी? लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर? बहुत बढ़िया देश के प्रधानमंत्री रहे, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे देश के प्रधानमंत्री का कार्यकाल इनका रहा है। केरल राज्य में उच्च साक्षरता का कारण क्या है? सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, पिछड़ी जनजातियों की अनुपस्थिति, उच्च नगरीकृत समाज या सुई सामाजिक असंरचना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। इसका आंसर क्या आएगा? सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आप नेक्स्ट पॉइंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट आपके 41 क्वेश्चन है। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज आपको ये मेरी विविध एक्सप्रेस की क्लास पसंद आई है तो आप मेरी इस क्लास को आप लाइक कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, आप अपने सभी जितने भी आपके सगे संबंधी हैं, आप हमारे इस दिशा एकेडमी दादरी चैनल के प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करा सकते हो आप। क्लियर? तो इस क्लास के साथ 8:30 बजे मेरे आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, और आज टीचर डे पर मैं आपसे सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, 10-12 घंटे की स्टडी करें। को वो दिन दूर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा, 100% आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आएगा, और समाज के अंदर आपका एक रेपुटेशन होगा, एक सम्मान होगा, एक वजन होगा। अगर आपको अपना वजन बढ़ाना है तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पढ़ना पड़ेगा। हम मध्यम वर्ग से, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हमारे पास एक सबसे बड़ा हथियार सिर्फ एजुकेशन है, इससे अलग हमारे पास कोई हथियार नहीं है। अगर आप हमें अपने समाज के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने परिवेश के अंदर अपने आप को बिल्कुल लाइट में लेकर आना है तो एजुकेशन से अलग हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है। एजुकेशन के दम पर ही हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। किसी भी सेक्रेटरी, किसी भी सचिवालय के हम सचिव बन सकते हैं, और सचिव के ऑफिस में जाकर, सचिवालय में हम जाकर बैठ सकते हैं। ये पावर हमारे पास है, ये कलम की पावर हमारे हाथ में है, ये शिक्षा हमारे हाथ में है। आप इसको गवाए नहीं। इसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, दिन रात एक करें। 24 आवर्स में से 10, 12, 13 घंटे पढ़ना पड़े तो पढ़िए। आपको सफल होना है, अपने जीवन को यानी हर व्यक्ति को दिखाना है कि हम भी कुछ हैं। दम भरिए, आप बहादुर हो, आगे बढ़ सकते हो आप। और आज टीचर डे की सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उन्हें भी अपना नमन करना चाहता हूं जो मेरे गुरु रहे, उनके लिए मेरी तरफ से टीचर डे के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। गुड नाइट।